रिकॉर्डिंग तो वहीं तक हुई थी। दूसरा तरीका है रेगुलराइजेशन, ठीक हो गया। और तीसरा तरीका है जो कि कभी कभी काम करता है कभी कभी काम नहीं करता, वो है ट्राई डिफरेंट आर्किटेक्चर। ठीक हो गया। ये तीन तरीके हैं, तीसरा कभी काम करता है कभी नहीं करता। तो डेटा ऑगमेंटेशन किसके अंदर आता है? गेटिंग मोर डेटा के अंदर आता है, क्योंकि ऑगमेंटेशन से आप क्या कर रहे होते हैं, अगर आपके पास कम डेटा है ना, तो आप अपने मॉडल को और एग्जांपल्स दे रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वही पुराना डेटा आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको कभी रोटेट कर देते हैं, कभी जूम इन कर देते हैं, कभी स्क्यू कर देते हैं, कभी उसको पैन कर देते हैं, कभी रिसाइज कर देते हैं। तो वही डेटा यूज हो रहा होता है, लेकिन उसको और ट्रेनिंग डेटा मिल रहा होता है एक तरह से। तो ये डेटा ऑगमेंटेशन का फायदा है। ठीक हो गया। और डेटा ऑगमेंटेशन में आप इमेज डेटा जनरेटर यूज करते हैं। ठीक हो गया। वो केरस का एक बिल्ट इन उसके फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, जो कि आप यूज करके आसानी से डेटा ऑगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, डेटा जनरेटर्स यूज करने का एक और फायदा ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूरल नेटवर्क आप बना रहे हैं, जहरी बात है आगे जाके आपको बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स के साथ डील करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक एडवाइस करता हूँ कि आप लोग कोलैब पे काम किया करें जहां तक हो सके, क्योंकि वो आप लोगों को, अगर आपके पास सिस्टम्स में अच्छी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, कोलैब आपको 12 GB फ्री में देता है रैम, और तकरीबन 80 GB आपको वो डिस्क स्पेस देता है हर एक नोटबुक के साथ। माइंड में, हर एक नोटबुक के साथ 80 GB या 60 GB डिस्क स्पेस। ठीक हो गया। और आपको वो जीपीयू भी प्रोवाइड करता है जब आपको चाहिए होता है। मतलब अगर आप महदूद अपनी ज़रूरियात के लिए जीपीयू को अक्सर यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कभी कभी यूज़ करेंगे, तो आपको जीपीयू भी प्रोवाइड करता है। तो कोलैब पे आप लोग ट्रेनिंग किया करें। और बात ये चल रही थी कि आप लोगों को आगे जाके बड़े बड़े डेटा सेट्स को डील करना पड़ेगा, तो वो अक्सर औकात आपकी रैम में फिट नहीं हो रहे होते। आपकी रैम फॉर एग्जांपल 12 GB है, 8 GB है, 16 GB है, उसमें वो फिट नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े आपके डेटा सेट्स होते हैं कि आप एक ही बार उनको लोड कर लेते हैं तो आपको मेमोरी एरर शो हो जाता है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप डेटा जनरेटर्स यूज करें अपने मॉडल्स के साथ। डेटा जनरेटर्स क्या करते हैं कि वो हर एक स्टेप पे डेटा को लोड करते हैं और फिर पुराने डेटा को अनलोड कर देते हैं, तो आपको फिर मेमोरी इश्यूज नहीं आ रहे होते। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है तो मुझे बता दें। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम चले जाएंगे, अगर ये ख़त्म हो गया तो डेटा ऑगमेंटेशन होगी। बाकी ये कोड को समझना इतना मुश्किल नहीं है। कोड आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, कोड तो आसान ही होता है। हाँ, प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और कंप्यूटर विजन में एक थोड़ा सा फ़र्क ये है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन एक फ़र्क उनमें ये है कि आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो आपके LSTMs होते हैं, वो प्री ट्रेनिंग के लिए आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि अब 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस किए गए, और अब आप लोग कह सकते हैं कि LSTMs की मौत वाकई हो चुकी है, क्योंकि अब सारे लोग ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ आ जाएंगे। और आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग ट्रांसफॉर्मर्स सीखना शुरू कर दें। हर साल जो है ना, हमारे पास नए नए ट्रांसफॉर्मर्स के वर्जन्स आ रहे होते हैं। आप लोगों ने GPT-3 का सुना होगा, वो भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर्स का फ़ायदा ये है कि वो आप लोगों को प्री ट्रेंड जो है ना मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और भी उनके बड़े फ़ायदे हैं। बल्कि मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस हुए। एक रिसर्च पेपर लिखा गया, गूगल की टीम मेंबर्स ने लिखा, जिसका नाम था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। उसमें रिसर्च की दुनिया में उसने तहलका मचा दिया, क्योंकि LSTMs की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। LSTMs की प्रॉब्लम्स ये हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि उसको ट्रेनिंग में बहुत देर लगती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ही इतना है, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से हो रही होती है हमारे पास। दूसरी बात ये है कि उसको आप प्री ट्रेंड उसके नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि आप एक LSTM को ट्रेन करें और फिर उसको अगली बार किसी और टास्क के लिए यूज़ करें, ऐसा नहीं होता।
हालांकि आप वर्ड एम्बेडिंग्स, प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आप LSTMs जो है ना वो नहीं यूज करते। वो इसके काबिल नहीं होते कि वो प्री ट्रेन्ड LSTMs आप यूज कर सकें। या फिर GRU, जितने भी तरह के RNNs आपके पास मौजूद हैं, आप उनको प्री ट्रेन्ड वर्जन्स नहीं यूज कर सकते आप उनके। तो ट्रांसफॉर्मर्स 2017 में आए। उसके बाद 2018 में बर्ट आर्किटेक्चर आया जो कि ट्रांसफॉर्मर्स पे बेस्ड था, उसने दुनिया में तहलका मचाया। उसके पैरामीटर्स थे, उसके 112 उसके मिलियन 112 मिलियन पैरामीटर्स थे उसके। और आप लोगों को मैंने ऊपर दिखाया था, हमने 826 पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे। तो बर्ट मॉडल जो था 2018 में, उसके 114 मिलियन पैरामीटर्स थे। ठीक हो गया, ये बहुत ज्यादा है। तो बर्ट आर्किटेक्चर के बाद 2019 में उससे भी बड़ा आर्किटेक्चर आया जो कि था GPT-2। वो ओपन एआई वालों ने रिलीज किया और उन्होंने साथ ये नोटिस जारी किया कि ये GPT-2 हम ने रिलीज तो कर दिया है। रिलीज करने से पहले उन्होंने बोला कि ये बहुत खतरनाक है रिलीज करने के लिए, इसलिए हम बड़ी एहतियात से इसको रिलीज करेंगे। तो साथ उन्होंने मार्केटिंग टैक्टिक यूज किया और कहा कि ये रिलीज करने के लिए बहुत खतरनाक चीज है, तो हम इसको रिलीज कर ही रहे हैं। उसके बाद GPT-3 आया इस साल 2020 में, मई में आया। मई से भी पहले बल्कि आया था, एक महीना पहले, जून में, जुलाई में, सॉरी मार्च में, अप्रैल में अप्रैल में GPT-3 आया हमारे पास, जिसके पैरामीटर्स थे, GPT-2 के पैरामीटर्स बर्ट से 10 गुना ज्यादा थे, और GPT-3 के पैरामीटर्स GPT-2 से भी 10 गुना ज्यादा थे। यानी कि GPT-2 के पैरामीटर्स हैं 175 बिलियन पैरामीटर्स। और ये हमारे दिमाग में जितने आप कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं, उससे ये 100 गुना कम है GPT-3 के। तो आप लोग देख सकते हैं एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है हमारे पास के 10 गुना पैरामीटर्स बढ़ते जाते हैं। जो साइज है ना हमारे लैंग्वेज मॉडल्स का, वो हर साल जो है 10 गुना बढ़ जाता है। तो हम सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगले साल जो है वो 10 गुना और बढ़ जाएंगे, और उससे अगले साल 10 गुना और बढ़ जाएंगे। तो हम अपने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग के अंदर हैं, उस तक अपने लैंग्वेज मॉडल्स को ले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो जनरल एआई नहीं होगी, वो स्पेसिफिकली ही काम करेगी, कुछ कुछ ही चीज़ों पे काम करेगी। लेकिन हम ऐसा ऐसा जनरल एआई की तरफ भी जाते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप GPT-3 के डेमोस देखें तो उसमें आप देखेंगे कि GPT-3 बहुत से ऐसे काम कर रहा है जो कि जनरल एआई में जिनका शुमार होता है। और GPT-3 काफ़ी चीज़ों में, नेचुरल लैंग्वेज के टास्क में ट्यूरिंग टेस्ट भी कंप्लीट करता जा रहा है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट ये है कि आपके पास एक काम एक इंसान ने किया हो और एक काम एक कंप्यूटर ने किया हो, और आप फर्क ना कर सकें कि ये काम कंप्यूटर ने किया है या इंसान ने किया है, तो इसको बोलते हैं कि हमने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है। तो हमारे पास जो GPT-3 है, उसने आर्टिकल राइटिंग में तकरीबन तकरीबन ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया, क्योंकि उसने ऐसे आर्टिकल्स लिखे GPT-3 ने जो पता लगाना तकरीबन नामुमकिन ही था कि ये इंसान ने लिखा है या ये कंप्यूटर ने लिखा है। उसके अलावा GPT-3 और क्या काम कर सकता है? वो पोइट्री लिख सकता है, उसको आप एक डिस्क्रिप्शन दें, उससे वो एप्लीकेशन बना सकता है। मैं आपको डेमोस दिखा ही देता हूँ बल्कि। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि GPT-3 क्या क्या कर सकता है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट।
तो अगर आपको ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ब्लर हो रहा होगा, जाहिर बात है थोड़ा। इसमें क्या है कि आपने एक स्प्रेडशीट ली, उसमें कुछ वैल्यूज डाली और GPT-3 बाकी वैल्यूज को खुद प्रिडिक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है जिसपे बंदे को कभी कभार यकीन भी नहीं आता। उसके अलावा आप एक आर्टिकल खोलें और GPT-3 को क्वेश्चन बताएं कि मुझे इस आर्टिकल में से ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो वो आपको उस आर्टिकल में से उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, उसने विकिपीडिया खोला है और उसने लिखा है कि व्हाई इज ब्रेड सो फ्लफी, तो वो उस आर्टिकल के अंदर से उसका आंसर निकाल के देगा आपको, जैसे इंसान निकाल के देते हैं अक्सर औकात। उसके बाद अगला डेमो आप देखें तो GPT-3 आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देता है। तो आप उस कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसको आपको इंसानों की तरह जवाब लेके दिखाएगा। तो कह सकते हैं सर्च इंजन की तरह का है, सर्च इंजन की तरह भी ये काम करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसके साथ आप स्टोरीज भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप उसको एक स्टोरी की शुरुआत दें और वो आपको पूरी स्टोरी लिख के देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं उसको GPT-3 को बोलूं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शाम में एक इंसान जा रहा था रात को, और वो आगे पूरी स्टोरी कंप्लीट करता जाएगा इस तरह करके। उसके बाद अगली चीज़ क्या कर सकते हैं आप कि आप उसको एक लॉ की लैंग्वेज में उसको कुछ लिख के दें। अब देखें ये लॉ की लैंग्वेज में इसने कुछ लिखा हुआ है, ये देखें ये क्या लिखा है। इफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओरली, द डिस्क्लोजिंग पार्टी शैल प्रॉम्प्टली प्रोवाइड राइटिंग इंडिकेटिंग दैट सच ओरल कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये लॉ की लैंग्वेज है, अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो आप उसको लॉ की लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में कुछ लिख के दें तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक 5वीं जमात के बच्चे की लैंग्वेज में। तो ये देखें, इसने इस पूरी लॉ की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया इस नॉर्मल लैंग्वेज में, 5वीं जमात के बच्चे की लैंग्वेज में। इफ यू आर गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल विद योर फ्रेंड्स एट रिसेस, यू कैन टेल देम योर सीक्रेट वे टू हिट अ होम रन बिकॉज दैट वुड बी टेलिंग देम अ सीक्रेट। तो देखें ये GPT-3 ने खुद करके दिखाया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप उसके साथ। और क्या कर सकते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, लिनक्स की कमांड्स लिख के देंगे। ठीक हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड डायरेक्टरी, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा लिनक्स के कोड में। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लिस्ट फाइल्स इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, तो उसने उसको लिनक्स कोड में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह ये आप उसको एक ऐप की डिस्क्रिप्शन लिख के देंगे और वो उससे ऐप बना के दे देगा आपको, उसका जावास्क्रिप्ट कोड जनरेट करके दे देगा। उसके बाद ये स्टोरीज बना के देता है आपको GPT-3। और वो ऐप वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आगे होगा। ये यहाँ पे मौजूद है। अगर आप GPT-2 को या BERT को यूज करना चाहते हैं अपने मॉडल्स के अंदर तो वो इतना मुश्किल नहीं है। आप लिखें पिप इंस्टॉल के ट्रेन। ठीक हो गया। के ट्रेन एक रैपर लाइब्रेरी है केरस के अराउंड, जो कि बैकएंड पे ट्रांसफॉर्मर्स की एक लाइब्रेरी है जिसको यूज कर रही होती है, और उससे आप 4-5 लाइंस के अंदर GPT-2 को या BERT को ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, फाइनल में आपको डेमो दिखा रहा हूँ। इसने यहाँ पे लिखा एन ऐप दैट हैज अ नेविगेशन बार विद अ कैमरा आइकॉन। डिजाइन पे क्लिक किया, photos title and a message icon, a feed of photos with each photo having a user icon, a photo of heart icon and a chat। अब उसने उसको डिजाइन किया और ये देखें इसने ऐप डिजाइन करके दे दी जो कि इंस्टाग्राम से मिलती जुलती है। तो ये देखें GPT-3 का कमाल। अब उसको वो एक और डिस्क्रिप्शन देगा। अब ये देखें, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव ऐप जनरेट हो गई है। आगे उसने एक और डिस्क्रिप्शन दी, एन इनपुट दैट सेज एंटर अ टू डू एंड अ बटन दैट सेज सेव टू डू, देन शो मी ऑल ऑफ माय टू डूज। उसने जनरेट किया और जनरेट हो रही है, और ये देखें एप्लीकेशन बन के आ गई आपके पास, साथ उसका जावास्क्रिप्ट कोड भी आ गया।
तो ये जो है हमारे पास GPT-3 आज ये कर सकता है। तो बहरहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्री ट्रेंड कॉन्वेंट्स को आप यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर औकात जो है ना, आपके पास जो पहले से ट्रेंड मॉडल्स हैं, जैसे कि VGG16 हो गया, तो मैं आपको बता रहा था कि प्री ट्रेंड कंप्यूटर विजन मॉडल्स को आप यूज़ करते हैं क्योंकि वो पहले से ट्रेंड होते हैं, तो आप अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए उनकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। और यही चीज़ आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स के साथ भी आप करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया कि जो आपका प्री ट्रेंड मॉडल है, उसका जो टॉप है ना, उसका जो डेंस क्लासिफायर है, उसको आपने रिमूव कर दिया और अपना क्लासिफायर लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने VGG16 लिया जो कि इमेज नेट पे ट्रेंड हुआ हुआ था, और उसकी कितनी क्लासेस हैं? तकरीबन 1000 क्लासेस हैं उसकी। तो उसकी जो डेंस लेयर है आखिर में उसके 1000 यूनिट्स होंगे। आपने उसको रिमूव कर दिया और अपना क्लासिफायर लगा दिया, फॉर एग्जांपल कैट्स एंड डॉग्स वाला। तो यहाँ पे एक यूनिट होगा, आपने पुराने वाले को डेंस को रिमूव कर दिया और अपना वाला डेंस लगा दिया। ये करने के बाद आप उसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करेंगे, और फाइन ट्यूनिंग करने के बाद वो आपके काम करने लग जाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया था अभी रिसेंटली। हाँ जी, ये GPT-3 के बारे में आ गया हमारे पास आर्टिकल माशाल्लाह। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं भी इसको ओपन करके रख लेता हूँ अपने पास। तो हम अभी देख लेते हैं, थोड़ी देर तक वो ओपन हो रही है नोटबुक। नीचे जाते हैं। प्री ट्रेनिंग को अभी पूरा प्रोजेक्ट हम इसका देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। और मेरे ख्याल में अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी असर की नमाज भी पढ़नी है। तो मैं आपको अपना जो प्री ट्रेंड मॉडल है, मैं आपको अपना वो दिखा देता हूँ ताकि आपको एक पूरा एंड टू एंड एग्जाम्पल मिल जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे गिटहब एक्सटेंशन कर सकते हैं जुपिटर लैब की, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। बाकी एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये है कोविड-19 डिटेक्टर, जिसका डेटा सेट आपको कैगल से मिल जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, लेट्स सी, अपनी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा डायरेक्टरी यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद ट्रेन डायरेक्टरी डिफाइन कर दी और वैलिडेशन डायरेक्टरी डिफाइन कर दी। ठीक हो गया। ये डायरेक्टरीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
कोविड लंग की डायरेक्टरी है, उसके अंदर टेस्ट है और ट्रेन है, ठीक हो गया। ये टेस्ट है, उसके अंदर कोविड्स हैं और नॉन कोविड्स हैं। यहाँ पे ये लंग के सीटी स्कैन्स हैं, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। ये इस तरह के हमारे पास लंग के सीटी स्कैन्स मौजूद हैं। तो वापस चले जाते हैं हम। इस मॉडल को हमने डिप्लॉय भी किया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। अच्छा, फिर हमने मॉडल को डिफाइन किया। अब प्री ट्रेनिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे? मैंने इसको प्री ट्रेनिंग के बगैर किया था, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तकरीबन 63% एक्यूरेसी आ रही थी, तो वो अच्छी नहीं थी। फिर प्री ट्रेनिंग के साथ यूज़ किया तो 83% एक्यूरेसी आ गई वैलिडेशन की, तो वो बहुत अच्छी थी। तो हमने क्या किया, conf base is equal to vgg16। vgg16 हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है इस जगह पे, ये देखें, from tensorflow.keras.applications import vgg16, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, conf base equals vgg16 include top equals false, input shape equals 150 150 3। इसकी जो ओरिजिनल इनपुट शेप है जिस पे इसको ओरिजिनली ट्रेन किया गया था वो थी आई थिंक 214 214। तो हमने इसको रीशेप कर लिया 150 150 में। उसके बाद इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि जो टॉप है ना इसकी, वो हमने इंक्लूड नहीं की, यानी कि जो इसका ऊपर डेंस क्लासिफायर है वो हमने इंक्लूड नहीं किया। फिर नीचे गए, मॉडल्स इज इक्वल टू मॉडल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल मॉडल डॉट एड कॉन्फ बेस। तो मॉडल डॉट एड कॉन्फ बेस क्या करता है कि इस कॉन्फ बेस को मॉडल के अंदर ऐड कर देगा। तो पूरा VGG16 जिसमें टॉप इंक्लूडेड नहीं है वो हमने अपने मॉडल में ऐड कर दिया। अब हम अपना टॉप इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या किया, लेयर्स डॉट फ्लैटन, यानी हर चीज को फ्लैटन कर दिया। उसके बाद लेयर्स डॉट डेंस 512 एक्टिवेशन वैल्यू, और फाइनली लेयर्स डॉट डेंस 1 एक्टिवेशन सिग्मोइड, ठीक हो गया। तो क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं, या तो कोविड होगा या कोविड नहीं होगा, तो हमने इसको एक यूनिट यहाँ पे रख लिया और साथ इसको सिग्मोइड की एक्टिवेशन दे दी। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे चैट में इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। हाँ बस अच्छा, आप लोग कराची में है ना, आप लोगों की शायद हो गई होंगी अजानें। यहाँ पे मैं मियाँ वाले में हूँ पंजाब के अंदर, तो हमारी अजानें लेट होती हैं। मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ ये, आप लोगों को यहाँ पे इसको लिंक भेज रहा हूँ, github.com। यहाँ पे आपको सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अभी हाफ और रहता है। हाँ लेकिन असर भी तो पढ़नी है ना, इसलिए बस मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, असर भी नहीं पढ़ी हमने। तो ये हमने किया। उसके बाद मॉडल डॉट समरी किया, और ये हमारे पास मॉडल की समरी आ गई। VG16 है सबसे ऊपर, जिसके पैरामीटर्स हैं 1.4 मिलियन, ठीक हो गया। फ्लैटन ऐड की, डेंस ऐड की, और डेंस 1 ऐड की, और ये हमारे पास मॉडल है। इसको इसको कंपाइल कर दिया हमने। उसके बाद इमेज डेटा जनरेटर बनाया हमने। ये बहुत इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ट्रेनिंग जनरेटर बना दिया, वैलिडेशन जनरेटर बना दिया। फिर टेंसर बोर्ड जो है उसके लिए हमने यहाँ पे पार्ट्स बनाए, और एक कॉल बैक हमने रखा जो कि उसके लिए है, टेंसर बोर्ड के लिए कॉल बैक है। फिर उसके बाद अर्ली स्टॉपिंग के लिए एक कॉल बैक बनाया। अर्ली स्टॉपिंग क्या होती है कि आप मॉडल को जब ओवरफिट कर रहा होता है तो आप उसको रोक देते हैं। हाँ, मैं ग्रुप का लिंक, मैं वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जब ओवरफिटिंग करने से पहले ही आप उसको रोक देते हैं, तो ये होती है अर्ली स्टॉपिंग, ठीक हो गया। तो हमने मॉडल को फिट किया, हिस्ट्री इक्वल्स मॉडल डॉट फिट ट्रेन जनरेटर, स्टेप्स वगैरह दे के, और इसको ट्रेनिंग करेंगे, ठीक हो गया। फिर इसकी हिस्ट्री प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये था इसका। अगर आपको डेमो चाहिए हो तो वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैं आपको उसका लिंक भी भेज देता हूँ।
ये है कोविड-19 डिटेक्टर का डेमो। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, और सॉरी चैट में, बल्कि ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं, या इधर ही कर लें, इधर से ही नोट कर लें आप लोग। ये इसका डेमो आ गया, और अब हम करते हैं क्लास को ख़त्म इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए और इंसानियत की खिदमत करते रहिए, अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।